हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। आज हम अपनी एनसीईआरटी धमाका सीरीज का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए, कूलम्ब्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। द मेन लाइन इज दिस, क्या कि कूलम्ब्स लॉ जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो किसके बारे में बताता है, फोर्स बिटवीन टू point charges, the main condition for Coulomb's law. When the linear size of charged particles, अभी point charges होता क्या है, when the linear size of charged particles, ये charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges. जब charged body का linear size बहुत ज़्यादा छोटा हो, किससे, दोनों चार्जिंग बॉडीज के बीच की डिस्टेंस से, तो ऐसी सिचुएशन में उन चार्ज बॉडीज को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। कूलम्ब मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कूलम्ब ने स्टेटमेंट दिया, कूलम्ब ने बोला कि इफ वी हैव two charges, first is q1 and another is q2, two point charges are separated by a fixed distance r, then in this particular condition the force between charges is directly proportional to the product of magnitude of q1 q2 and inversely proportional to the 1 upon r square. After that, thus if two point charges q1 q2 are separated by distance r in vacuum, the special condition कि कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वैक्यूम में बात कर रहे हैं, the magnitude of the force between them is given by F equal k q1 q2 upon r square. How did Coulomb arrive at this law from his experiments? तो कैसे किया, तो इसमें आपका सीधे सीधे बता रखा है क्या कि Coulomb used a torsion balance. Coulomb ने किसका यूज करा, टॉर्शन बैलेंस का। अभी टॉर्शन बैलेंस क्या होता है, ए टॉर्शन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसे क्या बोलते हैं हम, टॉर्शन बैलेंस बोलते हैं। इट वाज आल्सो यूज्ड लेटर बाय कैवेंडिश टू मेजर द वेरी फेवरेबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और इसी डिवाइस की हेल्प से ही कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। टू वेरीफाई, किसे वेरीफाई करने के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरिफिकेशन करने के लिए टॉर्शन बैलेंस का यूज किसने करा था, कैवेंडिश ने भी किया था। फॉर मेजरिंग use a torsion balance for measuring the force between two charged metallic bodies, two charged metallic spheres। एक सेकेंड, थोड़ा इसे मिनिमाइज कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। Coulomb used a torsion balance for measuring the force between two charged metallic spheres when the separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere. The charged spheres may be regarded as point charge. तो Coulomb ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा, Coulomb ने जो अपना रिजल्ट दिया, वो किसके लिए दिया है, स्पेशल कंडीशन पॉइंट चार्ज के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि Coulomb's लॉ की नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि जो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस कैसे ट्रीट किए जाते हैं कि अगर कोई बॉडीज, दो बॉडी है हमारे पास, तो उनकी जो रेडियस है, अगर दो स्फीयर्स हैं, उनकी जो रेडियस है उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों स्फीयर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। However, the charges on the spheres were unknown to begin with. How then could he discover a relation like equation 1/1? Equation is F equal to k q1 q2 upon r square. Coulomb thought of the following simple way. Suppose the charge on a metallic sphere is q. Coulomb ने क्या कहा कि भाई हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है, q है। If the sphere is put in contact with an identical uncharged sphere, तो ये केस हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। अगर आपको याद हो, आपने लेक्चर पूरा सुना हो, जिसने नहीं सुना है वो पूरा लेक्चर सुनिए, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने ये डिस्कस कर रखा है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। तो Coulomb ने भी ये कहा कि भाई अगर मेरे पास एक स्फीयर है, जो चार्ज है उस पे चार्ज कितना है, q है, और एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है,
मैं इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आया, एक दूसरे के किस में लेके आया, कांटेक्ट में लेके आया, तो बाय सिमेट्री द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर विल बी q/2, तो चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइडेड हो जाता है दोनों स्फीयर पे। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस q/2, q/4 एटसेट्रा। अगर हम फिर से रिपीट करते रहेंगे, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कांटेक्ट में लेते आएंगे, तो चार्ज हमारा q/2, q/4 इस तरीके से मिलता रहेगा। कूलम्ब varied the distance for a fixed pair of charges and measure the force of different separations। कूलम्ब ने क्या करा, दो चार्जेस जो हैं, जो पेयर ऑफ चार्जेस है, उनके बीच की डिस्टेंस को वेरी कराना स्टार्ट करा और वेरी करा के डिफरेंट मेजरमेंट करे। ही देन वेरीड द चार्जेस इन पेयर्स कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड फॉर ईच पेयर। और फिर दूसरा क्या करा कि जो चार्जेस हैं उन्हें वेरी कराया, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या रखा, फिक्स रखा। कंपेयरिंग फोर्सेस फॉर डिफरेंट pairs of charges at different distances, Coulomb's arrived the relation equation 1.1। और इन सारे फोर्सेस को कंपैरिजन करने के बाद ही जो कुलाम ने अपनी इक्वेशन कौन सी दी थी, ये वाली इक्वेशन दी थी, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या सिचुएशन हुई, कुलाम ने दो केस स्टडी करे। पहले केस स्टडी में कुलाम ने क्या कहा कि भाई आप चार्जेस को फिक्स रखिए और उनके बीच के सेपरेशन को वेरी करिए, डिफरेंट सेपरेशन पर फोर्स मेजर करिए। फिर सेकंड सिचुएशन में क्या कहा कि आप डिस्टेंस को फिक्स रखिए, चार्जेस को वेरी करिए और डिफरेंट कंडीशन में फोर्स मेजर करिए। उन सारे ऑब्जर्वेशन से ही कुलाम ने अपनी इक्वेशन दी, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Coulomb's law is simple mathematical statement। ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। was initially experimentally arrived at in the manner described above। जैसे हमने बताया वैसे इनिशियली बताया गया है। while the original experiment established it at a macroscopic scale, it has also been established down to subatomic level, r approximately equal 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट था ये दो जगह और ऑब्जर्वेशन हुआ, एक तो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, मैक्रोस्कोपिक स्केल को अप्रोक्सीमेटली जहां पर आपकी 10⁻6 के ऑर्डर की कोई कंडीशन एग्जिस्ट करे, जहां पर आपकी 10⁻6 के ऑर्डर की कंडीशन एग्जिस्ट करे, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्केल की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर सब एटॉमिक लेवल पर भी इस एक्सपेरिमेंट को आपका किया गया। कुलाम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट magnitude of the charge, in fact it is the other way round। Coulomb's law can now be employed to furnish a definition for a unit charge। और इसी की हेल्प से हमने एक डेफिनेशन दी किसकी, यूनिट ऑफ चार्ज की। in the relation equation 1.1 k is so far arbitrary। k क्या है, एक arbitrary constant है। we can choose any positive value of k, हम कोई भी positive value of k चूज कर सकते हैं। the choice of k determines the size of the unit of charge। और जो k की चॉइस होगी वही आपकी क्या बताएगी, द चॉइस ऑफ k डिटरमाइंस द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज। वो चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज के साइज को बताने वाली है आपकी, ठीक है। इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ k इज अबाउट 9 × 10⁻9। SI यूनिट्स में k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। इसे याद रखेंगे, स्पेशली याद रखेंगे k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। The unit of charge that results from this choice is called a coulomb। और इस चॉइस को लेके जो यूनिट ऑफ चार्ज निकली वो क्या है आपकी, coulomb, which we defined earlier in section 1.4, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Putting this value of k in equation 1, we see that for Q1 equal Q2 equal 1 coulomb, R equal 1 मीटर। जब हम Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू दोनों को बराबर लेंगे, किसके, 1 के, R को बराबर लेंगे 1 मीटर के, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स कितना निकल के आ रहा है, 9 × 10⁻9, जो किसके इक्वल है, 9 × 10⁻9 किसकी वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है। दैट इज 1 coulomb is the charge that when placed at a distance 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion magnitude 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्या बताया कि अगर हमारे पास 1 coulomb ऑफ चार्ज है जिससे 1 मीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का 1 coulomb का रख दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी 1 coulomb है और यहाँ पर भी 1 coulomb है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। 1 coulomb इज एविडेंटली टू बिग ए यूनिट टू बी यूज। जो 1 coulomb है अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। इन प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 यूजेस स्मॉलर यूनिट्स लाइक 1 मिली coulomb और 1 माइक्रो coulomb। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स का यूज करेंगे, 1 मिली coulomb या 1 माइक्रो coulomb। 1 मिली coulomb is equal to 10⁻³ coulomb, 1 माइक्रो coulomb is equal to 10⁻6 coulomb।
The constant k in the equation 1.1 is usually put as k equal 1 upon 4 pi epsilon naught. k को किसके इक्वल लेते हैं हम 1 upon 4 pi epsilon naught के for later convenience. So that Coulomb's law is written as, तो Coulomb's law की फॉर्म में किस फॉर्म में लिख देंगे हम F equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught is the called the permittivity of free space. epsilon naught क्या कहलाया आपका permittivity of free space कहलाया. The value of epsilon naught in SI unit is 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square Newton inverse meter minus 2. ये epsilon naught की वैल्यू होती है, आप इसे भी याद रखेंगे और साथ साथ आप k की वैल्यू को भी याद रखेंगे. दैट इज किसकी 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, कितनी होती है 9 into 10 power 9. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से. नाउ बाय यूजिंग Coulomb's लॉ हमने क्या फाइंड करा, हमने फोर्स फाइंड करा. फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो हम ये बेटर रहेगा कि Coulomb's लॉ को वेक्टर नोटेशन में ही आप सॉल्व करें. सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, इट इज बेटर टू राइट Coulomb's लॉ इन वेक्टर नोटेशन. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो Coulomb's लॉ को वेक्टर नोटेशन में लिखना बेटर है. लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली सी इन फिगर. हम देखते हैं ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं. इससे R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q1 है और R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 है. तो ये जो R1 और R2 होंगे ये चार्ज Q1 और Q2 की पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए क्या कराएंगे पोजीशन वेक्टर्स कराएंगे. तो हमने वही बोला पोजीशन वेक्टर्स क्या माने हमने R1 R2. We denote force on Q1 due to Q2 by F12 and force on Q2 due to Q1 by F21. अब because both charges have same magnitude, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इस Q1 चार्ज को जो रिपेल करेगा वो Q2 करेगा और Q2 चार्ज को कौन रिपेल करेगा Q1 करेगा. तो जब इससे रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इधर कौन सा लगेगा F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. क्लियर है इतना? नाउ द 2 point charges Q1 and Q2 have been numbered 1 and 2 for convenience and the vector leading from 1 to 2 denoted by R21. अगर हम 1 से 2 की बात करेंगे, 1 से 2 की बात करेंगे तो हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे. तो ये आपका R21 that is R2 vector minus R1 vector because R12 vector is larger than R1 vector. Now in the same way the vector leading from 2 to 1 is denoted by R12. अगर हम 2 से 1 की बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे R12 से रिप्रेजेंट करेंगे. where R12 is equals to R1 minus R2 which is equal to minus R21 because R21 की डायरेक्शन इधर हो गई और R12 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी. याद रखेंगे अगर पोजीशन वेक्टर किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं किसकी R21 की, तो वो 1 से 2 होगा और R12 की बात कर रहे हैं तो किधर से किधर होगा वो आपका 2 से 1 की तरफ. नाउ the magnitudes of vectors R21 and R12 is denoted by R21 and R12. देखिए याद रखेंगे बुक्स वगैरह में वेक्टर्स के ऊपर साइन नहीं लगा होता है इस तरीके से. उसमें क्या होता है जो वेक्टर नोटेशंस होते हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया जाता है. तो यहाँ पर ये वेक्टर नोटेशन है और ये मैग्नीट्यूड नोटेशन जो हाईलाइट नहीं है. रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जब वेक्टर नोटेशन देंगे तो साइन कैसा रहेगा माइनस साइन रहेगा वहां पर. The direction of a vector is specified by a unit vector along the vector. To denote the direction from 1 to 2, we define unit vectors. अब हमें 1 से 2 की डायरेक्शन नोट करनी है तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम 1 से 2 की डायरेक्शन को हमने R21 कैप से रिप्रेजेंट कर रखा है. किससे रिप्रेजेंट कर रखा है R21 कैप से रिप्रेजेंट कर रखा है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R कैप इक्वल वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R सेम एज R21 कैप इक्वल R21 वेक्टर अपॉन R21 ऑफ मैग्नीट्यूड. मैंने आपको फिर से बताया है वेक्टर नोटेशन को हाईलाइट कर देते हैं और मैग्नीट्यूड को हाईलाइट नहीं करते हैं बुक्स में. ठीक है. सिमिलरली R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 और R21 कैप किसके इक्वल हो गया आपका R12 कैप के. क्लियर है इतना? नाउ अब हम Coulomb's लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 Q2 जो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट थे, डिस्टेंस पे रखे हुए थे. तो हमने निकाला फोर्स ऑन सेकेंड चार्जेस ड्यू टू फर्स्ट दैट इज F21. वो कितने इक्वल हो गया 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 स्क्वायर R21 कैप. सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं हमने निकाला है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो डायरेक्शन है R21 कैप तो डायरेक्शन में R21 कैप से डिनोट करिए और इनके बीच का सेपरेशन भी कितना है R21. ठीक है. क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं. अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं. फर्स्ट लिखी हुई है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और एक लिखी हुई है Q1 Q2 लेस देन 0.
कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन बन जाता है कि इस सिचुएशन के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए और इस सिचुएशन के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। फील्ड लाइंस हमारा आगे का टॉपिक है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, दो चार्जेस के मल्टीप्लाई से वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, दैट इज 0 से ग्रेटर मिल रही है। यहाँ पर दो चार्जेस के मल्टीप्लाई से वैल्यू 0 से लेस मिल रही है, मतलब नेगेटिव मिल रही है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि या तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव ही आता है, या दोनों चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सिमिलरली यहाँ की बात करें तो यहाँ दो चार्जेस होंगे अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, एक पॉजिटिव होगा इनमें से और एक ऐसा होगा नेगेटिव होगा, इसीलिए इन दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some remarks on equation 1.3 are relevant. Equation 1.3 is valid for any sign of Q1 and Q2. याद रखेंगे जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, कूलम्ब फोर्स की बात करेंगे, तो हम चार्ज का साइन लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा फोर्स है, वो वैलिड है एनी साइन ऑफ Q1 Q2 whether positive or negative. If Q1 Q2 are the same sign, F21 is along R21 cap which denotes repulsion. तो मैंने आपको बताया जब सेम साइन होगा तो क्या होगा उनके बीच में, रिपल्शन होगा, as it should be for like charges, जैसे like charges में होता है। If Q1 Q2 are of opposite sign, अगर उनके साइन अपोजिट होंगे, then F21 is along minus of R21, माइनस ऑफ R21 क्या, क्लियर है इतना, which denotes attraction। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, as expected for unlike charges, जैसे हम unlike charges में एक्सपेक्ट करते हैं। Thus we do not have to write separate equations for the cases of like and unlike charges। इसीलिए like और unlike charges के लिए हमें सेपरेट इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। याद रखेंगे फोर्स जब भी लिखेंगे चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन उसका नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वो वैलिड है, कोई से भी साइन का चार्ज हो, आपका दोनों कंडीशन में आपका फोर्स की इक्वेशन वैलिड रहेगी। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज द फोर्स F21 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो देखिए F12 की बात कर रहे हैं, सॉरी F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू किसके हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप विच इज इक्वल टू, बिकॉज R21 कैप की फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा तो साइन कैसा आएगा, निगेटिव साइन आएगा। ये हमने ऊपर भी देखा था, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। देखिए ये यहाँ पर R12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर, तो फॉर्मेशन लिखेंगे तो साइन कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो F12 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, माइनस F21 वेक्टर के। ये कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ की कंडीशन हो गई, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसकी इक्वेशन हो गई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Thus Coulomb's law agrees with the Newton's third law। Coulomb's law किससे एग्री कर गया आपका, न्यूटन थर्ड लॉ से एग्री कर गया। नेक्स्ट पॉइंट इज Coulomb's law gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum if the charges are placed in matter or the intervening space has matter. The situation gets complicated due to the presence of charged constituents of matter. We shall consider electrostatics in matter in the next chapter। और अगर यहाँ पर जो हमने बात करी वो हमने चार्जेस को कहाँ रखा, वैक्यूम में प्लेस करा। अगर ये चार्जेस को किसी पर्टिकुलर मैटर या किसी इंटरवेनिंग स्पेस में रख दें तो ऐसी सिचुएशन में आपका फोर्स अलग तरीके से निकलेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वैसे तो इसमें बोल रखा है कि नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। चेंज क्या होगा वो देख लीजिए बस केवल। फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला यहीं से बनेगा, F इक्वल, एक सेकेंड में आपको व्हाइट बोर्ड पे ही बता देता हूँ। देखेंगे ध्यान से कि अगर हम चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस ना करके किसी मैटर में, किसी इंटरवेनिंग मीडियम में रखते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो F मीडियम की जब हम बात करते हैं तो F मीडियम आपका इक्वल टू आता है 1/4πε0 K। किसके इक्वल आता है, 1/4πε0 K। और साथ साथ बाकी सिचुएशन वैसे रहेगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया, मीडियम के लिए आ गया, वेयर K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो क्या है आपका, K क्या है आपका,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है आपका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। ठीक इसीलिए जब मैं वैक्यूम के लिए फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या बनता है, एफ वैक्यूम इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बनता है। अगर एयर की बात करें तो एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1.00054, जिसे न्यूमेरिकल पर्पज से अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 ही लिया जाता है। इसीलिए वैक्यूम और एयर की जब भी बात होगी तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है। नाउ अगर वाटर की बात करें तो वाटर के केस में जो के की वैल्यू होती है वो आपकी 80 होती है। वाटर के केस में कितनी होती है, 80 होती है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की जब हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में के की वैल्यू में वेरिएशन होता है, और जब के की वैल्यू में वेरिएशन होता है तो फोर्स में भी क्या हो जाता है, वेरिएशन होता है। बोर्ड में इस दोनों इक्वेशन को रिलेट करके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, और मैंने क्या कहा 2 डिवाइडेड बाई 1। जब मैं 2 डिवाइड बाई 1 करूँगा तो एक तरफ तो हो जाएगा मेरे पास क्या, एफ वैक्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ मीडियम। और जो किसके इक्वल आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4πε0 से 1/4πε0 पूरा कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और के कहाँ चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, के। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आपकी प्रॉब्लम बनती है। प्रॉब्लम कैसे बनती है, आपको क्वेश्चन गिवन होता है कि वैक्यूम की कंडीशन में फोर्स इतना है, अगर पर्टिकुलर मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है रख दें तो फोर्स कितना होगा। तो आपको वैक्यूम का फोर्स गिवन होता है, के की वैल्यू गिवन होती है, आपसे एफ मीडियम पूछता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी एनसीईआरटी पे वापस आते हैं, फिर से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1.4, बहुत ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल को, बहुत आसान है। एग्जाम्पल कहता है कुलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 stationary point masses both have inverse square dependency on the distance between the charges oblique masses। हमने पढ़ा कुलाम्स लॉ, वो कहता है अगर हमारे पास दो चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो फोर्स कितना लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। सिमिलरली ग्रेविटेशनल लॉ में अगर दो बॉडीज हैं जिनका मासेस m1 m2 है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर के। इतना क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। Now compare the strength of these forces, determine the ratio of their magnitude। आपसे बोला गया कि दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, कैसे, आप इनके रेशियो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड्स के। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, बात करते हैं आगे तरफ। तो आगे बोला रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो कंपेरिजन करनी है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो आपको इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का केस होगा तो माइनस में होगा, और आपका जो प्रोटॉन का केस होगा तो पॉजिटिव में होगा। मास ऑन इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में गिवन है 9.11 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन भी कितना गिवन है, 1.67 × 10⁻27 kg। सेकंड केस में 2 प्रोटॉन्स के लिए करना है। फिर बी पार्ट कहता है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो आर की वैल्यू कितनी गिवन कर दी आपको, 1 एंगस्ट्रॉम गिवन कर दी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फोर्स की फॉर्मूला लिखा। फोर्स का फॉर्मूला कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, हमने फॉर्मूला लिखा उसके लिए। ग्रेविटेशन फोर्स के लिखा G MP ME अपॉन आर स्क्वायर। हमने इन इक्वेशंस को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो आर स्क्वायर से 1/r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स एज इट इज आ गई। जब हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू होती है आपकी 1.6 × 10⁻19, 1/4πε0 की जगह रखेंगे आप 9 × 10⁻9, G की वैल्यू रखेंगे आप 6.67 × 10⁻11, MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। जब आप सारी वैल्यूज को रखेंगे तो अप्रॉक्स सॉल्व करके कितना आएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है इतना। नाउ अगर सेम केस दोनों प्रोटॉन्स के लिए हो तो चेंज क्या होगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन होगा तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो उस केस में डिवाइड करके क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। पहला पार्ट सॉल्व। अभी आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए और बोला गया है क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे फोर्स,
तो फोर्स के लिए वही फॉर्मूला 1/4 E स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 भी E है, Q2 भी E है, दोनों वैल्यू पुट करी, फोर्स निकाल लिया आपने। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू रखी आपने, अपॉन में डिवाइड किससे करा, मास से करा, मास से डिवाइड करके आपका आंसर एज इट इज आ गया। क्लियर है न्यूमेरिकल। जो डाउट हो स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सेम एज प्रोटॉन का मास निकालेंगे तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो मास किसका रखेंगे यहाँ पर आप, प्रोटॉन का रखेंगे। कितना, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.5। एग्जाम्पल कहता है, बहुत लेंथी थ्योरी है लेकिन एग्जाम्पल बहुत आसान है। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है, चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by an insulating hand in brought close to A such that the distance between them is 10 cm. तो मेरे पास एक नाइलॉन है स्फीयर और एक स्फीयर और है मेटेलिक स्फीयर चार्ज, जो पहले वाले से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, पहले वाले से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पे। अभी बोलता है द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, रिपल्शन नोटेड करा, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। ए और बी, देखो ये दो स्फीयर हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ए और बी को अनचार्ज स्फीयर ए को सी से टच करा और बी को डी से टच करा। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, फिर देन रिमूव एंड बी इज ब्राउट closer to A distance 5 cm between their centers। और आपसे पूछा है what is the expected repulsion of A and on the basis of Coulomb's law। आपसे रिपल्शन फोर्स पूछा गया। देखिए ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन को समझे पहले डायग्राम की हेल्प से। आपके पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर A है एक स्फीयर B है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई A को तो C से टच करा, B को D से टच करा। टच करने के बाद में A और B को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया गया। कितने डिस्टेंस पर रख दिया गया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट के अकॉर्डिंग, जब हम दो बॉडीज को टच करते हैं तो दोनों बॉडीज का चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। चाहे एक बॉडी अनचार्ज हो तब भी इक्वल होगा, चाहे वो चार्ज हो, दोनों टच करेंगे तब भी आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो दो बॉडीज हैं, आपके पास चार्ज की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि पहली बॉडी पे चार्ज Q है, दूसरी बॉडी पे चार्ज Q है। जब टच करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2। तो नया चार्जेस जो बन के आएंगे A और B पर वो कितना आएंगे, Q/2, और ऐसे इस पे भी कितना आएगा, Q/2। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो अब मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं व्हाइट बोर्ड पर, यहां समझेंगे सब लोग। क्वेश्चन सबने रीड कर ही लिया है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहां देख लेते हैं कैसे कैसे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक स्फीयर ये रहा A, एक स्फीयर ये रहा B। क्लियर है, बीच का सेपरेशन दोनों का कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लेट वी हैव कंसीडर, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज कितना मान लेता हूं मैं, Q' मान लेता हूं। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल 1/4πε0। Q1 की जगह Q आ गया, Q2 की जगह Q' आ गया, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये इनके बीच का फोर्स आ गया। अभी क्वेश्चन में बोला गया कि जो मेरा स्फीयर A है इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लेके आया C। जो मेरा स्फीयर B है इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लेके आया D। इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, Q था, इस पे चार्ज कितना था, Q' था। ये हम यहाँ देख सकते हैं जो हमने कंसीडर करा था। हमने चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, चार्ज हाफ हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ अभी A पे चार्ज कितना हो जाएगा, चूंकि अनचार्ज जीरो चार्ज इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, इस पे हाफ हो जाएगा तो Q/2, और B पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q'/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर टचिंग, जब हमने इसे रिमूव करा फिर तो उनके बीच का सेपरेशन कम कर दिया हमने, कितना कर दिया, हाफ कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, अब फोर्स हो जाएगा F' कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल 1/4πε0। ठीक है,
क्यू बाई टू क्यू डैश बाई टू डिवाइड बाई सेपरेशन कितना हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर 10 को r मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 जिससे हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। इस सिचुएशन में क्या बन गया, ये 1/4 हाफ कर दी गई डिस्टेंस, तो ये हो गया कितना क्यू बाई टू क्यू डैश बाई टू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि r बाई टू का स्क्वायर करेंगे 4 से 2 2 4 कैंसिल हो गया और इक्वेशन क्या रह गई, इक्वेशन वही रह गई जो ऊपर थी 1/4 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। हम देख सकते हैं ध्यान से, इसे मैं थोड़ा साइड में लेके चलता हूं, तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए इक्वेशन आपके पास थी, एक इक्वेशन ये रही आपके पास और एक इक्वेशन आपके पास ये रही, क्या दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, और चूंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो फोर्स क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, दैट इज F इक्वल टू किसके हो गया, F डैश के। F किसके इक्वल हो गया, F डैश के। अब अपनी एनसीईआरटी पे चलते हैं हम सीधे सीधे, क्वेश्चंस को एक से दो बार रिपीट कर करके देखें, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो आती हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दैट हमने क्या देखा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिमेन्स अनअल्टर्ड, जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स क्या रहा, अब भी रहा, उसमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। क्लियर है इतना? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए तो फोर्स कैलकुलेट कर लिया, जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो उसके लिए हमने क्या करा, फोर्स कैलकुलेट करा। लेकिन अगर चार्जेस 2 से ज्यादा हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे, जब हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं तो पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, उसे सुनेंगे ध्यान से। जब भी 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे तो आप किसी ना किसी एक चार्ज को रेफरेंस कंसीडर करते हुए उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे अदर चार्जेस के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में सीधे सीधे बोला गया ये ओरिजिन है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 और एक चार्ज Q3 है। इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका R2 और इसका R3। हमने क्या करा, Q1 को रेफरेंस कंसीडर करते हुए, दैट मींस हम नेट फोर्स किस पे निकालेंगे, Q1 पे निकालेंगे। Q2 के थ्रू फोर्स निकाला, तो चूंकि 1 को 2 सेम मैग्नीट्यूड रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इन दोनों के बीच का निकाला तो ये डिस्टेंस हो गई F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब जो दो मेरे पास आ गए फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का बाई वेक्टर एडिशन क्या निकाल दूंगा, रिजल्टेंट निकाल दूंगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करा, मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर्स की टेल ऐड हो रही है। तो जब टेल होती है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, F13 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करा, और जैसे ही हमने ड्रॉ करा तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल गई। तो अब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से थर्ड लाइन के थ्रू रिजल्टेंट बता सकते हैं, और रिजल्टेंट कितना कंसीडर कर लिया हमने इसे, F1, क्योंकि हमने क्या निकाला है, नेट फोर्स ऑन 1 निकाला है। ये तो हो गया डायग्राम की हेल्प से। इसी तरीके से अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो आप फिर से इसे करेंगे, तो बस इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप 3 के लिए सीखिए, फिर n के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एक एक लाइन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द म्यूचुअल फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो 2 चार्जेस के लिए हम कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं सीधे सीधे। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज वेयर देयर आर नॉट 1 बट सेवरल चार्जेस अराउंड। अगर ज्यादा चार्जेस होंगे तो चार्जेस क्या मान लिए हमने, Q1 Q2 Qn। तो आपसे क्या बोला गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1। मैंने बोला आपसे एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो एक रेफरेंस चार्ज क्या मान लिया गया, Q1 मान लिया गया। नाउ रिकॉल द फोर्स ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन एंड add according to the parallelogram law of vector addition is the same true for forces of electrostatic origin। तो parallelogram law of vector addition का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। Experimentally it is verified that the force of any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces that charge due to the other charges। तो आपको ये बताया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये शो वेरीफाइड हो चुका है कि अगर आपको मल्टीपल चार्जेस हो तो आप किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स निकालें और उन सारे फोर्सेस को आप क्या कर दें, वेक्टर एडिशन कर दें। नाउ द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस, दिस इज टर्म एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है मैं वो भी आपको बताता हूं। अभी पहले इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सपोज एक चार्ज ये रहा आपका, इसे फर्स्ट बोल देते हैं,
और एक चार्ज ये रहा आपका, इसे 2 बोल देते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। अभी क्वेश्चन बोला गया कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को प्लेस कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर दूं, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को प्लेस कर दूं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले की कंडीशन में जो फोर्स था इन दो चार्जेस के बीच में, क्या वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा? तो याद रखेंगे वो फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो 1 और 2 पर इंडिविजुअल फोर्स लग रहे थे, वो तीसरे चार्ज के आने की वजह से भी क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहने वाले हैं। दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने 3 चार्जेस कंसिडर करे, Q1, Q2, Q3। द फोर्स ऑन one charge say Q1 due to 2 other charges Q2, Q3 can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges। तो हमने आपको बताया कि आप फोर्स निकालिए और फिर क्या करिए, वेक्टर एडिशन करिए। तो 1 by 1 फोर्स की बात कर लेते हैं। F12 कैलकुलेट करा तो बाय यूजिंग वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप। सिमिलरली F13, अभी हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, तो हमने सीधे सीधे उनका एडिशन कर दिया। तो कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपन R13 स्क्वायर R13 कैप। अगर आपके पास, ये तो आपके 3 चार्जेस के लिए था, ऐसे ऐसे n चार्जेस हो जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है। n चार्जेस के लिए भी आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे, और आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या कहती है कि आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 1/4πε0 हमने सब में से कॉमन ले लिया। 1 पर लगने वाला 2 के थ्रू, 1 पे लगने वाला 3 के थ्रू, सिमिलरली 1 पे लगने वाला n के थ्रू। एक रेफरेंस चार्ज कंसीडर करो, उसके रिस्पेक्ट में सब चार्जेस के थ्रू लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो और उन सब का क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो। हमने क्या करा, इसे अपने समेशन की फॉर्म में लिखा। देख सकते हैं हम i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर n तक चली गई, क्योंकि 1 पोर्शन तो बाहर ही आ गया। तो ये क्या बन गया, QY अपॉन R1i का स्क्वायर R1i कैप। ये आपने समेशन फॉर्म में निकाला क्या, फोर्स ऑन 1। क्या निकाला आपने, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्जेस। अगर आपसे बोला जाए कि फोर्स ऑन थर्ड चार्जेस निकालिए, तो आप थर्ड को रेफरेंस मानेंगे, बाकी इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे और आप आंसर कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपकी लेंथी है तो ऐसी सिचुएशन में आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्लो चल रहा है, स्पीड सही है, वैसे इतनी स्पीड नॉर्मल होनी भी चाहिए रीडिंग के लिए। आप पढ़ते हुए ध्यान रखें, कॉपी पेन लेके बैठे, जिन लाइंस को मैं अंडरलाइन करता हूँ उन्हें आप अपनी कॉपी पे लिखते चलें, क्योंकि वो बोर्ड पर्पस से और कंपटीशन पर्पस से इंपॉर्टेंट होती हैं। सब जानते हैं NCERT बेस्ट है, आपका कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम लो, सब NCERT में से ही आता है। तो आप जो इंपॉर्टेंट लाइंस में बताता हूँ, जो डेरिवेशन हैं, आप उन्हें अच्छे से नोट करते चलें। ठीक है, आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।